चलो शुरू करते हैं। CGPSC SCF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 27 है। ये लेक्चर आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज है, तो लेक्चर टाइम पे नहीं आ पाया, उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहें, ये सिलेबस कंप्लीट होगा, लगभग 70-80% तो कंप्लीट हो ही चुका है। सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि लेक्चर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा। और अगर अभी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ होता तो मैं कैसे भी करके मैं सिलेबस कंप्लीट करा देता, ठीक है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इसलिए भी मैंने थोड़ा सा बोला कि चलो भाई रहने दो, ठीक है, हो जाएगा, है ना। मेरे को भी काम था इसीलिए, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है अपना, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसी में से एक आता है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होता है? वास्तविक गहराई। एपरेंट डेप्थ क्या होता है? आभासी गहराई। जैसे कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा पानी वानी में, आप ग्लास में पानी रखिए या बाल्टी में पानी रखिए, या कहीं स्विमिंग पूल है या कोई ऐसा नदी है जिसमें आप सरफेस तक देख सकते हैं, तो वहाँ जब उसके नीचे सरफेस पे आप कुछ रखते हैं ना, तो आपको सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण है, ठीक है। अब इसके कारण कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आप लोग एक आध चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहला कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में अगर लाइट जाता है, तो अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है, अगर हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रहा है, घने मीडियम में जा रहा है, तो वो किधर मुड़ जाता है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। और अगर भारी से हल्के में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। ये आप लोग को पता रहना चाहिए। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, उससे क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं और आप लोग को मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है भाई। रियल एंड एपरेंट डेप्थ वो देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ है, इसमें आप रखिए पानी, इसमें यहाँ तक पानी भरा है और यहाँ पे नीचे में कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं O से डिनोट कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से रे आएगा तो आपको दिखेगा, तो एक रे मैं इससे ले जाता हूं ऐसा सीधा, ये गया एक रे, ठीक है। और एक रे मैं ऐसा ले जाता हूं। देखिए ये वाला रे तो जो परपेंडिकुलर जो रे आता है आप लोग जानते हैं, वो तो वैसे ही बिना रिफ्लेक्ट हुए वो निकल जाता है, वैसे ही सीधा चला जाता है। जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर आता है वो वैसे ही निकल जाता है। अब ये जो रे जा रहा है, तो अब ये किधर मुड़ेगा? तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल बनाइए, ठीक। ये क्या है? इसमें है वाटर और इधर क्या है बाहर में? एयर, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। डेंसर मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? घने मीडियम से वो हल्के मीडियम में जा रहा है। तो क्या होगा? इसका क्या नियम आप लोग सीखे थे कि ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया A, यहाँ लिख लिया B। अब ये देखिए यहाँ से जो एंगल आ रहा है, जो रे निकल रहा है, उस एंगल को आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ आ रही है? यहां से रे आया इस सरफेस पे। अब सवाल ये है कि सर आपने इसको राइट साइड ही क्यों मुड़ाया, लेफ्ट क्यों नहीं मुड़ाया? तो इसका जवाब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है। कुछ हिंदी में कुछ वर्ड यूज होता है सघन और इस टाइप का कुछ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप लोग भावनाओं को समझिए। घने मीडियम से हल्के मीडियम में जब जाता है तो क्या सिखाया था मैंने कि वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। ये रहा आपका नॉर्मल, उससे दूर मुड़ गया। बात समझ आ रही? नॉर्मल इसको निकलना कहाँ से था? ऐसा जाके ऐसा निकलना था, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के कारण
डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा या इधर डिफ्लेक्ट होगा। तो वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है, घने मीडियम से भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जा रहा है, इसीलिए वो दूर मुड़ जा रहा है। अगर हम लोग उल्टा करें इस कंडीशन को, अगर इधर से लाइट पानी में आता तो वो किधर मुड़ जाता? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता। मैं क्लियर हूं? ये समझा पा रहा हूं आप लोग को? अच्छे से समझ आ रहा है? ये चीज मैंने पहले लेक्चर में बोला कि ये आपको याद रहना चाहिए एकदम। पहली चीज, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो क्या होगा? दूसरा, रेयरर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा? ये सवाल कीजिए, ये दोनों सवाल खुद से, और ये हमेशा पता रहना चाहिए, आप लोग को याद रहना ही चाहिए। मतलब भूलना तो है ही नहीं, ठीक है? भूलना तो है ही नहीं, याद रहना ही चाहिए ये, ठीक है? तो जब डेंसर से रेयरर में जाता है, जिन लोग को याद नहीं हो रहा है वो जाके फिर से पिछला जो भी लेक्चर था लाइट का, रिफ्रैक्शन का, उसको आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब डेंसर से रेयरर जाता है तो किधर मुड़ जाता है रे आपका? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। याद रखेंगे, जब रेयरर से डेंसर आता है तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। याद रहेगा? ये सवाल आप लोग खुद से कीजिए, ये दोनों सवाल आप लोग खुद से कीजिए, और इसका जवाब आपको पता रहना ही चाहिए। अगर चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन बने, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बेस एकदम पता रहना चाहिए, ठीक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम अपना आंख ऐसा यहाँ पे रखते हैं, ताकि ये जो रे जो आ रहा है वो हमारे आंख में एंटर करेगा, तभी तो हम देख पाएंगे ना। तो अपना आंख मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक? जो भी जैसा भी है देख लेंगे उसको। ओके, अब देखिए इसका अगर मैं, अच्छा हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे, आने वाला रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाला रे नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर आप, अच्छा ये आई और ये आई समझ आया, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। अब इसका पूंछ पकड़ के खींचिए आप ऐसे, ठीक है? इसका पूंछ पकड़ के खींचा मैंने ऐसे, तो ये जो है आपका, ये और ये पैरेलल, तो ये एंगल आर, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है? और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे आई लिख देता हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? ठीक है, यहां आप लिख दीजिए सी, अच्छा, और यहां लिख दीजिए आप डी। अब देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये हमको दिखेगा कैसे? जब ये दोनों रे जो आ रहा है, ये दोनों रे जब हमारे आंख में एंटर करेगा तभी हमको दिखेगा, ठीक है? ये रे आया, आंख में गया, ये भी रे आएगा, आंख में जाएगा, मतलब ये दोनों पास पास रहना चाहिए। मैंने थोड़ा दूर बनाया ताकि हम लोग को डायग्राम अच्छे से समझ आ सके, ठीक है? हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं सभी को पता है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल मतलब वास्तविक गहराई, एपरेंट डेप्थ मतलब आभासी गहराई। पानी में जब पानी के सरफेस पे नीचे आप कुछ रखते हैं, उसको ऊपर से देखते हैं, तो वो जिस गहराई पे है उससे ऊपर उठा हुआ दिखता है। या एक और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप पानी में छड़ डालिए, लकड़ी डालिए, पेन डालिए, कुछ भी डालिए, पेंसिल डालिए, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ, मुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है? तो उसका रीजन यही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एपरेंट डेप्थ क्या है, ये सब अब समझते हैं हम लोग। देखिए, तो हम जब बाहर से इसको देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि रे, तो हमको ये थोड़ी दिख रहा है कि रे ऐसा आ रहा है, हमको दिख रहा है कि रे ऐसा आ रहा है। तो हम लोग इसका पूंछ पकड़ के पीछे खींचे तो हमको इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हमको इमेज दिखेगा यहाँ पे। देखिए, जनरली होता क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो रे जो हमारे आंख में एंटर कर रहा है, तो जिस रास्ते से रे आ रहा है उसी रास्ते में सीधा आप रे को पीछे खींच दीजिएगा तो दिख जाएगा कि भाई हाँ, सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जैसे ये आपका आंख है, अब अगर यहाँ से ऐसा कुछ
सपोज इस टाइप का रे आ रहा है, ऐसा आ रहा है रे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसा इसका पूंछ पकड़ के खींचेंगे ऐसे और बोल देंगे कि भाई यहाँ पे है कुछ ऑब्जेक्ट, तो ऐसा रे आ रहा है हमारे पास, एक समझने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन हमको दिखता है यहाँ पे। तो ये वाला जो आपका गहराई है, ये वाला जो डेप्थ है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब आभासी गहराई, ठीक है। और ये जो पूरा डेप्थ था जितना जहां पे ऑब्जेक्ट था, ये पूरा क्या कहलाएगा, रियल डेप्थ, ठीक है। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, आप लोगों को समझ आ रहा है। देखिए हमने आंख यहां पे रखा अपना, हमको रे कैसा दिख रहा है कि रे ऐसा आ रहा है, तो हमको इससे मतलब नहीं कि रे कैसे मुड़ा है नहीं मुड़ा है, हमको उससे कोई, हमारे आंख को उससे मतलब नहीं। हमारे आंख को क्या दिखेगा, बस कि ये रे आ रहा है। तो हमारा आंख ऐसा 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 इसको पीछे खींचा तो हमारे आंख को क्या दिखेगा कि हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। बात समझ आ रही है, क्या दिखेगा कि हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। हम लोग को कैसे दिख रहा है ये, तो जो रे हमारे आंख में एंटर कर रहा है उसका पूंछ पकड़ के हम सीधा पीछे खींचते हैं, जहां पे मिलेगा आप समझ लीजिए कि वहीं पे हमारा इमेज बन रहा है। मैं क्लियर हूं, ये आप लोग को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है। एक एग्जाम्पल देके मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज आप यहां से कुछ देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से कहीं भी कुछ देख रहे हैं, एक रे ऐसा सीधा आ रहा है और एक कैसा भी मुड़े कहीं से भी आए ऐसा टाइप से आ रहा है। सपोज मान लिया कि ये रे ऐसा मुड़ के आ रहा है, ऐसा मुड़ के, तो आपके आँख को इससे मतलब नहीं, आपका आँख क्या करता है, इसको ऐसा पीछे खींचेगा ऐसे, तो उसको यहाँ कहीं पे दिखेगा। ये कैसे रे मुड़ के आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं, वो क्या करेगा, सीधा इसको पीछे करेगा, देखेगा अच्छा यहाँ पे इमेज है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने किया है, क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे, क्या किया है यहाँ पे हम लोगों ने, तो ये जो रे हमारे, देखिए एक्चुअली ये जो दोनों रे है ना, ये बहुत पास पास हैं, मतलब एकदम ऐसा पास है, इतना पास है कि हमारे आँख का जो पुपिल होता है ना, छोटा होता है काफ़ी, तो उसमें दोनों रे एंटर कर सके। उसमें जब दोनों रे घुसेगा, जैसे यहाँ पे आपने आँख रखा है, इसी को मैं बना रहा हूँ ऐसे, एक रे आया ऐसे और एक रे कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तभी हम लोग देख पाएंगे, दोनों हमारे आँख के पुपिल में आएगा, समा पाएगा उसमें, तभी हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो वो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखें। तो हमारा आँख क्या करेगा, ये जो रे आ रहा है उसको तो यही लगेगा, हमारे आँख को यही लगेगा कि ये सीधा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सीधा, लेकिन वो हो क्या रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये कमाल है रिफ्रैक्शन का, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं। तो क्या निकाला जाए, म्यू ए डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या, भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जिसमें जा रहा है एयर में जा रहा है, हम लोग उसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो एक काम करते हैं, जैसे आपको पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ से जैसे ये कुछ सरफेस है हमारा, कुछ भी है, इसमें रिफ्रैक्शन होना है, तो यहाँ से आया इंसिडेंट रे, नॉर्मल डाले हम लोग, ये रहा एयर और ये रहा वाटर। अब हम लोग क्या देखते हैं, एयर से वाटर में आ रहा है, हल्के से भारी में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर मुड़ जाता है, तो ये आई और ये आर। तो इस केस में हम लोग क्या लगाते थे, तो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ये बताया था मैंने अच्छे से
क्या याद कराया था आप लोग को कि जिस मीडियम से आ रहा है वो मीडियम में जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। और अब यहां पे अगर आपको निकालना होता था म्यू, तो ये म्यू है किसका, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने इसको पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पे बहुत जोर दिया था, इस पे कि आप लोग इस चीज को समझें। मैंने रटाया नहीं था कि आप याद कर रहे हैं, अगर याद कर रहे होंगे मैंने क्या बोला था, तो मैंने रटाया नहीं था कि साइन आई बाई साइन आर रट लो, नहीं, कुछ नहीं। आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि जिस मीडियम से आप आ रहे हैं उसका एंगल, उसका एंगल का साइन डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में आप जा रहे हैं उसके एंगल का साइन। ठीक है, ये होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सवाल है कि साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें आप एंटर कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आप जिससे आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में और जिसमें जा रहे हैं उसका। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, समझना है बस, इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जिस मीडियम से आप आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका, मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि आप एयर से आ रहे हैं ग्लास में जा रहे हैं, पर्टिकुलर इस एग्जांपल में, इसमें नहीं, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, तो आप जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इस बात को याद रखेंगे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, तो जिस मीडियम में आप जा रहे हैं आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, जहां से आप जा रहे हैं उस एंगल का साइन, तो जहां से जा रहे हैं एयर से जा रहे हैं तो एयर के एंगल का साइन क्या होगा, साइन आई, फिर जिसमें जा रहे हैं उसका एंगल है आर, तो साइन आर। अच्छी बात। अब यहां पे भी हम लोग सेम नियम लगाएंगे, फॉर्मूला रटेंगे, गलती होगी 100%, फॉर्मूला नहीं रटना है, सेम नियम यहां पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो अब आप यहां कहां से कहां जा रहे हैं, तो आप वाटर से एयर में जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं आप, वाटर से एयर में जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं भाई साहब, वो रे जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ किसका, जिसमें आप जा रहे हैं उस मीडियम का, तो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बस वही दिमाग आप लोगों को यहां पे लगाना है, म्यू ऑफ वेयर एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आप जा कहां रहे हैं, यहां आप कहां जा रहे थे, ग्लास में जा रहे थे, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पे आप कहां जा रहे हैं, तो वाटर से, अच्छा ये ग्लास लिखा है मैंने ना, तो इसको आप लोग ग्लास रखेंगे। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो आप अब कहां से जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, तो आप जिसमें जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप किस में जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, एयर में जा रहा है रे, आप जा रहे हैं मतलब रे की बात कर रहा हूं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्यों, क्योंकि हम लोग जहां से आते हैं उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम लोग वाटर से आ रहे हैं, मतलब हमारा जो रे है वो वाटर से आ रहा है, वाटर से आ रहा है एयर में जा रहा है, वाटर से आ रहा है एयर में जा रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है ये? जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है वो वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके देख लो, प्लीज़ समझ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। अब ये देखिए ये क्या होता है, साइन, अब जहाँ से जा रहे हैं आप वहाँ का एंगल क्या है, आई अपॉन साइन आर। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ साइन आई, आई बोले तो कौन सा एंगल है, ये या ये, दोनों तो सेम है आई, तो ए ओ बी, साइन एंगल ए ओ बी अपॉन, फिर आर, ये आर है तो ये भी आर, तो साइन एंगल ए आई बी। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर सभी को पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, साइन बराबर। अच्छा अब अगर यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल में अगर मैं चलूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी,
AOB, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई, तो ये एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस रहता है, ठीक है, और एंगल के सामने वाला कौन रहता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, AB अपॉन हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, OB, तो OB, AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, सिंपल है। अब इन ट्रायंगल AIB, इन ट्रायंगल AIB साइन R बराबर, अब देखिए इसके लिए इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस ये है हाइपोटेनस, और एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और एंगल जो आप ले रहे हैं थीटा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, मतलब AB बटा IB, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन आई क्या है, AB अपॉन OB इज डिवाइडेड बाई साइन R AB बाई IB। अब आप देखिए AB कैंसल, और ये नीचे का नीचे चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे वाला आ जाएगा नीचे, तो IB बाई OB, ठीक है, क्लियर है, IB बाई OB। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू WA बराबर क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज़ है, इधर उधर से आवाज़ कुछ आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आप लोग को, उसको ध्यान से समझिए। आपका IB जो है वो लगभग बराबर होगा AI के, और आपका OB जो है OB, IB लगभग बराबर होगा AI के, और OB या IA लिख लीजिए, एंड OB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OA, OB इज अप्रॉक्सीमेटली टू OA। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीज़न हम लोग ये देंगे कि हमारे आँख का पुपिल जो है वो काफ़ी छोटा होता है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख सकें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो आपका रे इधर जा रहा है वो काफ़ी पास रहे, ताकि हमारे ये दोनों जो ऐसा जा रहा है ना, अब देखिए हमारा आँख जो है वो ऐसा इतना बड़ा तो नहीं है हमारा आँख, तो जितना भी छोटा है पुपिल जो है हमारे आँख का वो काफ़ी छोटा है, तो उसमें एंटर करना चाहिए दोनों, बात समझ आ रही, दोनों रे। तो ये रे कहाँ होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए, मतलब एकदम समझ लीजिए कुछ यूं ऐसा रहेगा, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो ये हमारे आँख में दोनों जाएगा तो दिखेगा। तो इस रीज़न के कारण अब आप देखिए, अगर ये एकदम ही पास आ जाए, और एक ये आई रहा, एकदम ही पास आ जाए, तो ये AO लगभग IB के बराबर रहेगा, ये B कहाँ आ जाएगा, यहाँ AO लगभग किसके बराबर रह जाएगा, BO के बराबर हो जाएगा, तो OA बराबर OB, इसीलिए मैंने लिखा है। और ये IB लगभग AI के बराबर हो जाएगा, IA के बराबर, अगर ये पास रहेगा, ये पास ही होना चाहिए ताकि हम लोग को विजिबल रहे, हम लोग देख पाएँ इस ऑब्जेक्ट को आसानी से, तो हम लोग वही रे लेंगे जो हमारे पुपिल में आ सके, हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो इस रीज़न के कारण आप ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे आँख का पुपिल बहुत छोटा है, तो ये दोनों रे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि हमारे आँख में घुस सके, एंटर कर सके। तो अब इसी को आप लोग क्या लिखेंगे, म्यू WA बराबर IB की जगह पे आप क्या लिख देंगे, IA, और OB की जगह पे क्या लिख देंगे, OA, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि IA क्या है, IA इज apparent depth and OA is real depth, IA is apparent depth, OA is real depth, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं
कि जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम लोग किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं? तो डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ना कि एयर की। लेकिन हम लोग जो सीखे हैं उस मजबूरी, उस कारणवश हमको यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ा है। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जब भी वो करे तो आपको डेंसर मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो मतलब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए म्यू ऑफ W विथ रेस्पेक्ट टू A, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए हमको विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसी को हम लोग बोलेंगे तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका हिंदी मैं बता चुका हूं, आप लोग पीछे जाके देख लेंगे या लिख लेंगे, नोट किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलेंगे। अच्छा, अब आइए आप, अब हाँ, तो हमको चाहिए म्यू W विथ, क्योंकि आप इसी को बोलेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डेंसर मीडियम वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तरीका यही है, डेंसर का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो लेकिन आपके पास तो उल्टा है, तो अब याद कीजिए ये क्या होगा? 1/μ WA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर से, ये सब मैं करा चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, माने 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जिनको ये नहीं समझ आया प्लीज पिछला जाके देख लीजिए, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कराया था। μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1, तो μ12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/μ21। ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये मैं करा चुका हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये क्या होगा? तो आपने ये निकाला है म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो 1/IA/OA, ये क्या हो जाएगा? OA/IA। क्लियर है? OA/IA। अच्छा, अब आगे लिखते हैं। अब हमको ये क्या मिल गया? μAW OA/IA। अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी बोले, फिर से बोल रहा हूँ, तो उसका बोलने का मतलब वही है कि डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोगों ने अपने डायग्राम के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से जो बनाया, तो वो क्या आया? एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब रेयर का आया डेंसर के रिस्पेक्ट में। हालांकि अगर आपको निकालने बोले तो जस्ट उल्टी चीज़ होती है, डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में, तो ये है। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब आप ध्यान से देखिए अपने डायग्राम में, OA क्या है? O से A, ये वाला जो गहराई है, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। ठीक है, और ये जो AI है या IA है, इसको क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके आप लोग, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, इसी फॉर्मूले को यूज करके आप लोग एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। एपरेंट डेप्थ क्या होगा? तो एपरेंट डेप्थ को इधर लाइए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर भेज दीजिए। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मिल गया, मतलब आभासी गहराई इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे को हिंदी याद नहीं आ रहा अभी, आप लोग को पिछले लेक्चर में कराया था, आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको रियल डेप्थ पता रहना चाहिए और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस मीडियम का? जो डेंसर मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी हो गया,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूले से एपरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है, इसी में छोटा सा है कि नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, मतलब नॉर्मल शिफ्ट बोलने का मतलब है कि वो अपने वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिख रहा है। मतलब ये वाला अगर पूछे तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, तो आपको डी बताना है। तो डी कैसे निकलेगा देखिए, उससे पहले यहाँ एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ को मान लीजिए आप टी, ये रियल डेप्थ को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या मान लीजिए, म्यू। तो म्यू ये याद रखेंगे आप लोग। अब आप लोग को निकालना है नॉर्मल शिफ्ट डी, मतलब कितना उठा हुआ, सवाल कर दे आपसे न्यूमेरिकल में कि वो अपनी जगह से कितना उठा हुआ दिखाई देगा। तो कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ओ आई। तो ओ आई बराबर क्या होगा, ओ आई बराबर पूरा ओ ए माइनस आई ए। ये बात समझ आ रही है? आपको निकालना है ओ आई। तो ओ आई क्या होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ओ आई आ जाएगा। ठीक है, तो ओ आई को आपने क्या रखा है, ओ आई को आपने रखा है डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए। अब ओ ए क्या है, पूरा टी लिए हैं आप, तो टी लिखेंगे ओ ए को, और माइनस आई ए। आई ए क्या है, आई ए इज एपरेंट डेप्थ। आई ए एपरेंट डेप्थ क्या है, ये टी बाई म्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी बराबर टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। क्या किया है यहाँ पे आपने बस टी को कॉमन ले लिया है। टी क्या है, वास्तविक गहराई है, रियल डेप्थ है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और डी आप क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट, मतलब अब उसका जो पोजीशन है वहाँ से कितना उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये जो एपरेंट डेप्थ है वो अलग चीज़ है। एपरेंट डेप्थ मतलब उसका डेप्थ आपको कितना दिख रहा है, आपको कितना उसका डेप्थ आभास होगा या प्रतीत होगा, ये चीज़ अलग है, ये अलग है। ये कब आप लगाएंगे, ये एपरेंट डेप्थ आप कब निकालेंगे, जब वो पूछेगा कि आपको वो कितने गहराई में दिख रहा है, और जब वो ये पूछ दे कि आपको कितना उठा हुआ दिख रहा है, तो ये लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका एक बहुत ही प्यारा सा इसका एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे सूरज है हमारा, तो सूरज आपका वो एक्चुअली सूर्योदय से पहले ही हम लोग को दिख जाता है, मतलब वो अभी नीचे ही रहता है तो हमको ऊपर दिख जाता है। मतलब सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि सूर्य आपका, सूरज सन जब नीचे रहेगा, उसका पोजीशन नीचे है, फिर भी वो ऊपर दिखता है। तो उस बहुत प्यारा सा यही रीज़न है क्यों ऊपर दिखता है, यही रीज़न है। ठीक है, तो इस रीज़न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब तो देखिए, जैसे ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, और अभी जो आपका सूरज है वो यहाँ पे है। ठीक, कहीं पे भी आप बंदे को खड़ा कर लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने लायक ये है कि जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, तो हमारे अर्थ के सरफेस के पास में ज़्यादा एयर रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पे जाते जाते हैं हवा का कमी होने लगता है। तो मतलब हमारे सरफेस के पास जो एयर है वो घना रहता है। मैं आधा ही अर्थ बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, वो क्या रहता है, घना रहता है, डेंसर रहता है। ठीक है, कुछ यूं रहेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है उसका घनत्व तो कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा हवा का घनत्व तो क्या होता है, कम होते जाता है। तो हमारा ये जो सूरज जहाँ पे है, सूर्य जहाँ पे है, सन जहाँ पे है, वो थोड़ा सा रेयरर मीडियम में है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ की तरफ बढ़ेगा उसको ज़्यादा हवा मिलता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हवा मिलेगा उसका मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम मिलेगा, मीडियम घना है। तो अब देखिए यहाँ सूरज से
जो रे निकलता है, अब जब यहाँ से ये इधर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेगा, अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल मतलब ये रेयरर से डेंसर जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ही नॉर्मल बना लूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसा जा रहा है सूरज का रोशनी, तो जब रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। और इसको नीचे बना लेते हैं सूरज को थोड़ा सा, यहाँ बना लेते हैं सूरज को। अब यहाँ से रे आया, ये बनाइए आप नॉर्मल, ऐसा रे आया, तो ये किधर मुड़ जाता है, किधर मुड़ जाएगा ये, तो जब आप रेयरर से डेंसर जाते हैं तो अंदर मुड़ेगा। बात समझ आ रही है, अंदर मुड़ता है नॉर्मल की तरफ, मतलब इसको निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं निकलता है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ गया। तो ऐसे ही करते करते यहाँ से जो रे है वो जो सीधा ऐसा चला जाना चाहिए था, जो भी है सीधा निकल जाता, वो क्या है, यहाँ से आके नॉर्मल की तरफ मुड़ते मुड़ते ऐसा आता है। ठीक है, यहाँ से आया नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 ऐसा आता है, हमारे आँख में कुछ यूँ आता है। ठीक, बात समझ आ रही, समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। ये हमारे आँख में ऐसा रिसीव हुआ, ऐसा रिसीव हुआ हमारे आँख में। अब हमारे आँख का काम क्या है, हमारे आँख को तो ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे, तो इसका पूंछ पकड़ के खींचे 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 ऐसे, तो हमारे आँख को क्या क्या दिखेगा कि भाई ये सीधा यहाँ कहीं से आ रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा सूरज। ये रियल पोजीशन है सूरज का और ये एपरेंट पोजीशन है। ये बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है, आप लोग इसको समझिए, मज़ा आएगा। तो जब सुबह में सूरज एक्चुअली निकला नहीं होता है तो भी हमको दिख जाता है, किस रीज़न से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। और जब सूरज डूब जाता है तो एक्चुअली वो सूरज डूब चुका है, लेकिन फिर भी हमको कुछ देर तक दिखता रहता है, इसी रीज़न के कारण। बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग समझिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, सूर्य तथा तारे अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे दिखाई देते हैं, माने है यहाँ लेकिन दिखेगा यहाँ, इधर डूब गया है यहाँ लेकिन दिखेगा यहाँ, किस कारण, इसी कारण। ये आप लोग को अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि मैं आप लोग को रटवा रहा हूँ या कुछ भी इस टाइप का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए, आप लोग इस चीज़ को, इसको रटना नहीं है प्लीज़, इसको रटना नहीं है। रीज़न क्या आप लोग याद रखेंगे, तो जो हमारा अर्थ है, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो यहाँ ये जो है, यहाँ एयर ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा का डेंसिटी कम होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे और ऊंचा जाइए, हवा का डेंसिटी क्या होता है, कम होने लगता है। तो हवा का डेंसिटी कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि ऊंचाई पे देखिए, यहाँ अर्थ के पास मैंने लाइन को पास पास बनाया है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा, और अर्थ से जब मैं दूर हटा तो लाइन को मैंने क्या बनाया, दूर दूर बनाया। इसका मतलब क्या है, यहाँ एयर का डेंसिटी कम है, तो हम लोग कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं। तो जब आप रेयरर से डेंसर जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, मतलब जो लाइट को ऐसा निकल जाना चाहिए था, जिस रे को ऐसा निकल जाना चाहिए था, वो मुड़ जाता है। वो क्या होता है, मुड़ जाता है। क्लियर है ये चीज़। अब ये मुड़ के हमारे आंख में ऐसा पहुंचे, यहाँ से निकला ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन अब रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो मुड़ते मुड़ते ऐसा पहुंचा हमारे आंख में। हमारे आंख में ऐसा पहुंचा तो हमारा आंख क्या करेगा, मुड़ा, उससे हमारे आंख को मतलब नहीं, वो सोचेगा कि अच्छा सीधा ये ऐसे इधर से आ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है। तो सूरज है यहाँ, लेकिन हमको दिखेगा अपने स्थिति से, अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये कब है, जब सनराइज का केस है, सूर्योदय, सूरज जब निकल रहा है। और जब सूरज डूबता है तो भी ऐसा ही होता है, सूरज पहुंच जाता है यहाँ पे, लेकिन हमको दिखेगा कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, वो गहराई में रहेगा लेकिन हमको थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, इस रीज़न के कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्रिटिकल एंगल। टॉपिक का नाम है मेनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखेंगे। रीज़न क्या है, तो हमारे अर्थ के सरफेस के पास हवा का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा रहता है सरफेस के पास, और सरफेस से दूर कम रहता है। इसके रेस्पेक्ट में सरफेस से दूर एयर की डेंसिटी, घनत्व जो है वो कम होती है, जिसके कारण सूरज से जो रोशनी निकल रहा है, किरण जो आ रहा है, रे जो आ रहा है, लाइट रे, उसको रेयरर से डेंसर में जाना पड़ रहा है, तो वो मुड़ जाता है। तो मुड़ के हमारे आँख में मिलता है, तो हम लोग उसको पीछे ऐसे पकड़े खींचते हैं, तो हमको सूरज थोड़ा सा ऊपर दिखता है। हमारे आँख को है सूरज यहाँ, लेकिन हमको दिखेगा यहाँ पे, इस रीज़न के कारण। तो ये रीज़न आप लोग याद रखिए। इसको मैं मिटा लेता हूँ और आगे बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो हम लोग को दो मीडियम लेना पड़ेगा। तो कुछ भी हम लोग दो मीडियम ले सकते हैं, एक डेंसर और रेयरर। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं ऐसा, इधर नीचे कुछ डेंसर मीडियम है, ठीक, और इधर क्या है, रेयरर, मान लीजिए एयर है, और सपोज इधर वाटर है, मान लेते हैं मानने के लिए। अब कुछ भी जो आपके, जैसे आप पानी में ऑब्जेक्ट रख रहे थे, उसी टाइप का कुछ है। सपोज यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, ये पूरा डेंसर मीडियम है, ये पानी वानी जो भी है डेंसर मीडियम है। अब हम लोग इसके साथ खेलते हैं, चलिए। तो देखते हैं, यहाँ से एक रे निकला एकदम परपेंडिकुलर, और हम लोगों ने क्या देखा कि वो वैसा ही सीधा निकल गया। ठीक, हम लोगों ने थोड़ा सा और खेल किया इसके साथ, हम लोगों ने देखा कि ये एक रे लिए हम लोग ऐसे। तो अब इस रे में हम लोग क्या देखते हैं, कमाल की बात, कि अब ये सीधा नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुड़ने उड़ने का, रिफ्रैक्शन का, इसके इस रे के बेंड होने का कुछ चांस है। तो हम लोग यहाँ एक नॉर्मल बनाते हैं और अपना नियम याद करते हैं। ठीक है, अपना नियम क्या याद किए हम लोग, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जब हम रेयरर से डेंसर से जब हम रेयरर जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है। और जब हम लोग एक मिनट फिर से, जब हम लोग डेंसर से रेयरर जाते हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है, और जब हम लोग रेयरर से डेंसर आते हैं तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ये याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पक्की बात एकदम याद रहनी चाहिए। तो लाइट को निकलना था इधर, लेकिन वो नॉर्मल से क्या हो गया, दूर मुड़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग को थोड़ा सा और उत्सुकता हुआ, हम लोग ये सोचे कि भाई साहब ये कब तक मुड़ेगा, कहाँ तक मुड़ेगा। तो हम लोग एक और रे ले गए ऐसे, ये भी मुड़ेगा। डेंसर से ये आई है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये जो ऐसा निकलना था ये नॉर्मल से दूर मुड़ गया ऐसा। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक और रे लिया, हम लोगों ने एक और रे लिया, फिर से यहाँ नॉर्मल बनाया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर देखा कि इसको निकलना था ऐसा, लेकिन ये मुड़ गया ऐसा। बात समझ आ रही है। हम लोग को और उत्सुकता हुआ, हम लोग और देखे, तो एक रे और ले गए यहाँ से। ठीक, एक रे और ले गए हम लोग यहाँ से, फिर से नॉर्मल डाला, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार हम लोग क्या देखते हैं, मुड़ते मुड़ते इतना मुड़ गया कि ये सरफेस पे ही चल दिया। मुड़ते मुड़ते ये इतना मुड़ गया कि सरफेस पे ही आ गया। हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है, सरफेस पे आ गया, तो चलिए हम लोग यहाँ तक रुकते नहीं, हम लोग आगे और भी कहानी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग एक और एंगल ले जाते हैं, एक और रे ले गए हम लोग। ये सीधा है, थोड़ा सा मुड़ गया है, माफ़ करना। तो अब इसके बाद ये इस हिसाब से और मुड़ना चाहिए, तो अब ये अंदर की तरफ ऐसा मुड़ने लगता है। इसके बाद क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ने लगता है। ठीक, अब यहाँ आप नोट कीजिए, ये है आर, सॉरी ये आर नहीं है, ये आर है, ये आर है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, आर बराबर 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब अब लाइट जो है वो सरफेस के ऊपर चलने लगेगा, यहाँ से आके लाइट
देखिए मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया तो कभी तो मुड़ के सरफेस पे आएगा। तो जिस एंगल पे वो मुड़ के सरफेस पे आ जाएगा, जिस एंगल पे मुड़ के वो सरफेस पे आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे आ जाएगा ये रे, उसी एंगल आई को हम लोग क्या बोलेंगे, आई सी, क्रिटिकल एंगल। इसी आई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर आई सी। आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण। ठीक है, आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये आप लोग याद रखेंगे, क्रिटिकल एंगल आई सी, हिंदी में क्रांतिक कोण। तो अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद रखेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो जिस एंगल पे देखिए क्रांतिक कोण जो है, क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस पे ट्रेवल करने लगे, सरफेस पे जाने लगे, मतलब नॉर्मल सरफेस और नॉर्मल में क्या रिलेशन रहता है, 90 डिग्री। मतलब वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले। जिस इंसिडेंस एंगल को देने से वो 90 डिग्री बना ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये कंडीशन आप लोग, बहुत ही प्यारा सा केस है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। ठीक, और इसके बाद आप और इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद अगर आप और बढ़ाते हैं तो अब इसके बाद से क्या होगा, लाइट पानी के अंदर ही मुड़ जाएगा, अंदर ही मुड़ के आने लगा, बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही मुड़ जाएगा। तो ये जो हो रहा है कि लाइट बाहर नहीं निकल के अंदर ही मुड़ जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा डायमंड में होता है, हीरे में होता है सबसे ज़्यादा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, डायमंड में होता है। इसीलिए डायमंड इतना चमकता है, क्योंकि उसमें जो रे है, वो जो भी रे है, लाइट रे है, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रह जाता है पूरा। तो अब भाई अब लाइट अंदर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो चमक दिखाएगा, चमकेगा वो। बात समझ आ रही है? तो ये रीज़न है। इस डायग्राम के साथ मैंने आपको दो चीज़ समझाया है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने सोचा कि भाई एक नॉर्मल निकल गया, दूसरा आया तो नॉर्मल से दूर मुड़ गया, तीसरा आया और दूर मुड़ा, चौथा आया और दूर मुड़ा, तो कहाँ तक मुड़ेगा। तो हम लोग ने देखा कि एक केस ऐसा आता है, एक एंगल हर मटेरियल का ये अलग अलग रहेगा। एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पे फिर आपका जो लाइट है वो बाहर नहीं जाएगा, वो सरफेस पे ही रहेगा। मतलब लाइट आया 90 डिग्री पे ऐसा मुड़ गया, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री। मतलब जिस एंगल क्रिटिकल, जिस इंसिडेंट एंगल पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या इसको ऐसा याद रखेंगे कि जिस एंगल पे आपका रे सरफेस पे ही रहे, सरफेस से बाहर नहीं निकले ना अंदर आए, तो उस एंगल को, उस इंसिडेंस एंगल को आप बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब जाहिर सी बात है इसके बाद और अगर एंगल आप लोग बढ़ाएंगे, ये हो गया I और ये हो गया R, अब इसके बाद और एंगल बढ़ाएंगे तो लाइट रे तो पहले ही बाहर से कम होते 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 सरफेस पे, आप सरफेस के बाद क्या होगा, लाइट अंदर मुड़ने लगेगा। तो ये जो अंदर मुड़ने का प्रक्रिया हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका एयर है और ये वाटर है। सपोज हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कुछ स्विमिंग पूल में पानी है, उसमें नीचे से आप लाइट जला रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इन सारे चीज़ों में जो कुछ मैथमेटिक्स है हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसको आप लोग बार बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, मज़ा आएगा आप लोग को। कंप्लीट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। और ये भी समझिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। दो कंडीशन
कि वो होना ही चाहिए। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा यहाँ पे कि हम लोगों ने अपने लाइट सोर्स को कहाँ पे रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है। मतलब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में ट्रैवल करना चाहिए। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में ट्रैवल करना चाहिए। ये कंडीशन आपको तब नहीं मिलेगा जब आप बल्ब को बाहर रखें, रेयरर से डेंसर में आएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कब मिलेगा, जब आप जाएंगे डेंसर टू रेयरर। जब आप डेंसर से रेयरल डेंसर मने सघन और रेयरल मतलब विरल, ठीक है। जब आप सघन से विरल में जाएंगे तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये आप लोग याद रखेंगे, ये इसका सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है। इसके बहुत सारे प्यारे प्यारे एप्लीकेशंस भी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग लेंस नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो 20 या 22 के बाद आएगा, ठीक है। 20 या तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा वहाँ छत्तीसगढ़ में। अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझ चुके हैं। पहला कंडीशन मैंने आप लोग को बता दिया। और दूसरा कंडीशन क्या है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, देखिए यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, नहीं हुआ, यहाँ हुआ, नहीं हुआ, यहाँ हुआ, नहीं हुआ, यहाँ हुआ, यस, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, नहीं। इसके बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे एंगल आई कितना है, तो एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहां पे देखिए एंगल आई क्या है, एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। यहां पे क्या है, एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, पक्की बात चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग से कि क्या रहना चाहिए। तो आपको डेंसर से रेयरर में ही लाइट को लेके जाना है, तो ये कहानी होगी। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरा चीज आपको क्या नोट करना है कि कहां से हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद से, मतलब आई बढ़ेगा तो, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक। तो आई क्या रहना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा जब रहेगा, क्रिटिकल एंगल जो है आपका, क्रांतिक कोण जो है, उससे बड़ा एंगल पे अगर आपका लाइट आ रहा है तो वो पूरा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, पूरा रिफ्लेक्टेड रे अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो पहला कंडीशन डेंसर से रेयरर ले जाना है लाइट। दूसरा कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। साहब इस एंगल से बड़ा होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी तो लाइट इसके बाद अंदर मुड़ेगा। अभी तो 90 डिग्री है, अगर आप इससे छोटा कर देंगे एंगल तो बाहर निकल जाएगा, अगर आप इससे बड़ा करेंगे तभी तो अंदर जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखें। अब आगे देखते हैं। अब इतना जब हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लेता हूं। तो अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम लोग चलें तो यहां हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां लिखेंगे, किससे आप किस में जा रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसको भी 1 मानिए या जिसको भी 2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से याद कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता था, μ1 2 होता था। डेंसर को हम लोग 2 रखते हैं, तो यहाँ भी वही करते हैं हम लोग,
डेंसर ये है, इसको रख लेते हैं 2, इसको रख लेते हैं 1। ऐसे खेल करते हैं इसके साथ ताकि दिक्कत ना हो। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप 1 2 नहीं रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए इसको हटा देते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए आप 1 से 2 में आ रहे थे तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में ये हो गया, ठीक। तो अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वाटर से एयर में जा रहे हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर, नहीं, जहाँ हम लोग जाते हैं उसका म्यू होता है। 2 में जा रहे हैं तो 2 का म्यू है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, तो एयर का म्यू, ठीक। और यहाँ क्या लिख दिया जाए, वाटर का, वाटर से जा रहे हैं एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसी को मैं लिखने वाला था म्यू 1 2, और मैंने 1 किसको लिया, तो 1 इसको लिया, 2 इसको लिया। तो जहां जा रहे हैं 1 में जा रहे हैं तो 1 का 2 के रेस्पेक्ट। अब इसको सीधा यहां से देख के छाप नहीं देना है उलट के, हाँ छापना नहीं है उलट के, समझिए इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे म्यू 2 1 भी लिखूँ तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, आप 2 से जा रहे हैं 1 में, आप वाटर से जा रहे हैं एयर में, तो इसको पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मतलब जिसमें आप जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मतलब जहां आप जा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब जहां से आप आ रहे हैं, ठीक है। तो जहां से आप जा रहे हैं वहां पे एंगल आई है, तो साइन आई अपॉन जहां पे आप जा रहे हैं उसका एंगल क्या है, आर है, तो साइन आर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक। चलिए अब इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। लेकिन आप लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने का मतलब, ये तो भी एयर का है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भले वाटर से एयर में जा रहा है, जस्ट पिछला केस, लेकिन हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना किसका है, डेंसर का ही बात होगा कभी भी, ये बात मैं बोल चुका हूं। तो आपको म्यू ए है, म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इसको क्या लिखेंगे आप, म्यू डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ आ रही है। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, ठीक, ये पता है आपको, ओके। अब देखिए इसको मैं क्या लिख दूं, इसको उलट देता हूं, साइन आर बाई साइन आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, तो साइन, ये वैल्यू को बस नीचे रखा मैंने यहाँ पे, तो वो उलट जाएगा, अपॉन में है ये वैल्यू अपॉन में है, तो इसको अपॉन में लिखेंगे तो उलट के ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आर बराबर क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ आर बराबर, यहाँ मैं इधर लिख लेता हूँ, आर बराबर 90 डिग्री एंड आई बराबर क्रिटिकल एंगल। हम लोग कहानी क्रिटिकल एंगल पे कर रहे हैं। आइए अब आगे, क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ म्यू बराबर क्या हो गया, साइन आर मतलब साइन 90 अपॉन साइन आई सी, 1 अपॉन साइन आई सी। तो अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डेंसर मीडियम का, जो भी वाटर हो, ग्लास हो, 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे, ये निचोड़ मिल गया इसमें से। जिन लोग इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मिटा दूँ इसको, आगे डिस्कस करते हैं। आपको मैं कुछ लिखा देता हूँ, कुछ एंगल वगैरह आपको नोट करा देता हूँ मैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए एक टेबल बना के, क्रिटिकल एंगल, इसको याद रखेंगे।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी डेंसर मीडियम का बात होगा, जब तक कि वो बोल नहीं रहा है तब तक। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसमें सब्सटेंस को लिख लेते हैं। सब्सटेंस क्या मटेरियल है आपका, उसको लिख लेते हैं, ठीक। और एक में हम लोग लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हम लोग एक में क्या लिख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जैसे वाटर ले लीजिए, ठीक है। क्राउन ग्लास ले लीजिए, अच्छा। फिर आप लीजिए डेंस फ्लिंट ग्लास, ये सब दिया रहता है बुक में, आप लोग देख लेंगे। फिर डायमंड ले लीजिए, ठीक। इसका होता है वाटर का 1.33, 1.52, 1.65, ठीक है। और डायमंड का होता है 2.42, जाहिर सी बात है घना होता है। इसका होता है 48.75 डिग्री, ठीक। 41.14 डिग्री, 37.31 डिग्री, ठीक है। 24.41 डिग्री। अब मैं इस पे भिड़ूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले पे उससे पहले हम लोग कुछ छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई मटेरियल ए है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। तो मटेरियल ए के लिए मान लीजिए कि आप क्रिटिकल एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, और मटेरियल बी के लिए क्रिटिकल एंगल दिया है 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा बढ़िया मटेरियल कौन सा है, ठीक, कौन ज़्यादा शाइन करेगा, ज़्यादा बढ़िया मटेरियल कौन सा है दोनों में से, ये है ज़्यादा, ए बढ़िया ज़्यादा चमकेगा या बी ज़्यादा चमकेगा। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश कीजिए और सोचिए, ठीक। सोच लीजिए। चलिए, मेरे को रुकने का क्या मतलब, आप लोग तो वीडियो पॉज करके कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज़ समझिए, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे आया था ना, क्रिटिकल एंगल IC ऐसा मुड़ जाता था। अब ये क्रिटिकल एंगल के बाद R बराबर 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल के से बड़ा जितना एंगल होगा वो सब क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। उस सारे एंगल पे रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। तो अब टोटल ये काम कहाँ तक जाएगा, तो 90 डिग्री तक। भाई आपका ये IC ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, ऐसा बढ़ा 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 इनफाइनाइट पे गया तो 90 डिग्री होगा। जब मतलब बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अभी क्या है 0, यहाँ पे कुछ एंगल है, मतलब नॉर्मल के साथ एंगल, ये एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ किए थोड़ा सा और बढ़ा, यहाँ किए थोड़ा सा और, तो ऐसे ही बढ़ते 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 यहाँ आप आइए इतना हो गया, यहाँ आप आइए इतना हो गया। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, 90 तक, ठीक है। और 90 एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, वो इनफाइनाइट पे होगा 90, वो इनफाइनाइट वहाँ लाइन ले जाइएगा, तो ठीक है। तो अब एक चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि ए वाले के पास कितना और चांस है मुड़ने का। अच्छा, डाटा में कन्फ्यूज़न नहीं हो तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको 50 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 40 डिग्री कर लेता हूँ इसको, या इसको 35 डिग्री रख लेता हूँ, ठीक है। तो जो 50 वाला है
50 वाला है, उसके पास कितना एंगल और बचा है? 30 डिग्री और 50, 30, 80, 40 और बचा है। मतलब टोटल कितना चांस हो सकता है? 0 से 90 तक हो सकता है। 90 नहीं होगा, 0 हो सकता है, 90 नहीं होगा, ठीक है। 0 से 90 हो सकता है। तो इसके पास देखिए, मैं इस ए वाले मटेरियल को मैं 2 भाग में बांटता हूं। ए वाले मटेरियल को एक भाग, एकदम प्यार से समझिए, ए के लिए 2 भाग में बांटता हूं। एक भाग है 0 डिग्री से 50 डिग्री, एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट 50 डिग्री से 90 डिग्री। तो 0 से 50 में इसका क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नो इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, नो इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 50 से 90 यस होगा, यस, क्योंकि भाई क्रिटिकल एंगल से बड़ा जितना एंगल आप लेंगे उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। अब आइए आप बी के लिए मैं लिखता हूं। बी के लिए 0 से 35, 0 से 35। दूसरा लिख लिया जाए 35 से 90, 90 तक जाना है। समझ आ रहा है ना भाई? ये 0 है, बढ़ते 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 ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 90 डिग्री। मतलब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना? ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री, ठीक है। तो 35 से 90, ये मैं थोड़ा सा ये टेक्निक में थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक, मैंने कॉमन सेंस से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। 35 से 90 डिग्री। तो इधर होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन? नो। इधर होगा? यस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इसमें क्या क्या खास बता दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कितना एंगल है? तो 90 माइनस 40 डिग्री एंगल है इसके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन करने। एक ये समझने के लिए ना, इसको पकड़ के चिपक नहीं जाना, गलती नहीं निकालने लगना है मेरा, है ना। अब यहां देखिए 90 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। क्लियर है? अब आप ही दिमाग लगाइए कि ये ज्यादा चमकेगा या ये ज्यादा चमकेगा। इसके पास कितना एंगल है चमकने के लिए? 40 डिग्री तक चमकेगा ये, और 40 डिग्री बढ़ाइए, लगभग 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 एकदम एग्जैक्ट 90 पे नहीं पहुंचना है। इसके पास कितना है? 55 डिग्री। तो किसके पास ज्यादा मौका है चमकने का? इसके पास ज्यादा मौका है, इसके पास ज्यादा मौका है चमकने का। बात समझ आ रही है? इसके पास ज्यादा मौका है चमकने का। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल कम है। ये क्रिटिकल एंगल का लाइन है IC। क्रिटिकल एंगल इसका कम है। क्रिटिकल एंगल कितना है? 35 डिग्री। मतलब इसके पास इस एंगल के बाद जितना एंगल पे रे जाएगा सब इंटरनल रिफ्लेक्शन में रहेगा इस 35 के बाद। तो 35 के बाद कितना चांस बचा है? 55 डिग्री। तो अब ये बचा हुआ 55 डिग्री में जितना भी रे जाएगा सबका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसमें 40 माने 50 तक तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। 50 के बाद, तो 50 के बाद कितना बचा? 40 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 90। तो इसके पास 40 डिग्री है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, इसके पास 55 डिग्री है। अब आइए इसी को अप्लाई करके हम लोग यहां समझते हैं कहानी क्या हो रही है, ठीक। तो आपसे अगर अब मैं पूछूं यहां इस टेबल में कि आप लोग बताइए कि कौन ज्यादा चमकेगा, तो भाई यहां कोई भी डायमंड नाम पढ़ के बोल देगा कि भाई ये इसमें ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन वैसा दिमाग नहीं लगाना है ना, कुछ जेन्युइन रीजन दीजिए आप लोग, ठीक है। सोचिए, एंगल समझा दिया मैंने। जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा रहेगा उसमें कम इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ए का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, बी का क्रिटिकल एंगल कम है। इसका मतलब यहां पे मैंने बकवास करके समझाया है, ठीक है, आउट ऑफ द बुक कॉमन सेंस लगा के समझाने की कोशिश किया आपको। इस चीज को समझिए। तो जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है कंपैरिजन टू जिसका क्रिटिकल एंगल कम है, उसके कंपैरिजन में वो क्या होगा? ज्यादा जिसका क्रिटिकल एंगल है वो उसमें कम इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा चांस है।
देखिए आप लोग, मैं वीडियो में ऐसे समझ नहीं आता है कि मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो आप लोग 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया था आप लोगों को, मैं फिर से इस लेक्चर में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ मटेरियल देने वाला हूँ या आपका टेस्ट सीरीज कराऊंगा, ठीक है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें आपको अगर इमरजेंसी कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पूरा हेल्प मिलेगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिए। बस आप ये जो पोर्शन मैंने समझाया ना, ये पोर्शन इसको आप समझिए एकदम अच्छे से, जिसका क्रिटिकल एंगल कम। अब मैं तो वीडियो में अभी रिकॉर्ड करते करते पीछे नहीं जा सकता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक के जब आप देख रहे हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। तो जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम होगा। प्लीज इसको रटना नहीं, ठीक है, इसको रटना नहीं। जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को दिमाग में रखना है। डायग्राम मैंने पहले भी बोला है, कहीं पे आपको डायग्राम या फिगर मिलता, वो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारा चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है कम स्पेस में डायग्राम के हेल्प से। तो आप लोग डायग्राम के थ्रू जाएं, जहां भी जा रहे हैं डायग्राम के थ्रू जाएं, बहुत सस्ते में निपट जाएगा और बहुत सारा एकदम एक्यूरेट, करेक्ट जो भी है आपका याद रहेगा, ठीक है। 35 जिसका क्रिटिकल एंगल 50 है, उसके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितना और चांस बचा है? 40 ही चांस बचा है, ठीक है। और जिसके पास क्रिटिकल एंगल 35 है, उसके पास इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितना एंगल बचा है? 55 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा आप इसको एज से भी कंपेयर कर सकते हैं, आदमी की एज से। खैर मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक और एग्जांपल देके समझा सकता हूं, लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाऊंगा नहीं। तो यहां पे आप लोग सीधा बोल सकते हैं कि सर इसमें सबसे ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन 24.41 डिग्री वाले क्रिटिकल एंगल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल कम है। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल कम है। अब क्रिटिकल एंगल कम है 24.41, इसका मतलब क्या है? 24.41 के बाद जितना भी रे आएगा, 24.41 इंसिडेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल के बाद से जितने भी एंगल पे, इससे बड़े जिस एंगल पे भी लाइट का रे आएगा वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसके पास जो टाइम है, मतलब बोलने का मतलब है मौका जो है, इसके पास जो एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो कितना बच रहा है? तो आप 90 में से माइनस कर लीजिए 24। इसको अगर आप 20 मान लीजिए और 90 में से माइनस किए तो लगभग 70 डिग्री, या आप ऐसा बोल सकते हैं लगभग 75 डिग्री, 65 होगा ना, हाँ लगभग 65 डिग्री अभी इसके पास चांस है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये बेटर है, ये बेटर है, सीधी सी बात भाई। जिसका क्रिटिकल एंगल, इतना सारा यहां समझाया है, जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, उसके पास ज्यादा एंगल है। हमारे पास एंगल का जो अपॉर्चुनिटी है वो 0 से 90 के ही बीच में है भाई। ये जो रे जा रहा है इस नॉर्मल के साथ कहीं पे भी एंगल कितना बनाएगा? 0 to 90 के बीच में ही बनाएगा। आप प्रैक्टिकली लाइन खींच के देख लीजिए और यकीन मानिए आप 90 नहीं बना पाएंगे। 90 से कम बना लेंगे आप लोग, 90 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 90 बनाने के लिए सीधा जाएगा तब जाके वहां कहीं पे उस सरफेस पे मिलेगा। अब उस सरफेस पे 90 डिग्री पे कहां मिलेगा? इनफाइनाइट रहेगा। तो खैर ये सब छोड़िए। तो ये हम लोगों ने देखा। अच्छा सर 24.41 क्रिटिकल एंगल वाले में ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हम लोग आगे देखते हैं, अरे ये तो डायमंड है। तो अंडरस्टूड था, समझ गए डायमंड क्यों होता है, क्यों ज़्यादा वो चमकता है, उसमें ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये हो गया। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin i c। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं, एकदम अच्छे से समझिए
कि जब आप क्रिटिकल एंगल कम रखेंगे, जब आप क्रिटिकल एंगल कम रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहां देखिए इंटरनल क्रिटिकल एंगल कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख रहे हैं, मतलब जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये भी एक रिलेशन है इस फॉर्मूले के थ्रू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल भाई, ये ज़्यादा रहेगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर जो है आपका अंश हर, हाँ हर वाला जो है वो ज़्यादा रहेगा, तभी तो ये पूरा ओवरऑल आंसर कम आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे मिराज, ठीक है। मिराज क्या है वो समझाता हूँ मैं। देखिए अब माइरेज या मिराज जो भी आप पढ़ें इसको, मरीचिका, तो ये होता क्या है तो इसको समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार गर्मी के दिनों में आप लोग कहीं जाते हैं रोड पे, अगर रोड काफ़ी लंबा है तो दूर में आपको क्या दिखता है कि वहाँ पे कहीं पे पानी है, लेकिन जब पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता है, ठीक है। डिज़र्ट में भी वैसे ही हम लोग जाते हैं, मरुस्थल में कोई चल रहा है तो उसको दूर से क्या दिखता है कि वहाँ पानी हो, दौड़ के पानी के पास तो भागता है, पहुँचता है, लेकिन जब पहुँचता है तो वहाँ पे पानी मिलता नहीं है, ठीक है। वहाँ दौड़ के पहुँचता है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। तो ये क्यों ऐसा दिखता है, पानी तो है नहीं फिर भी हमको वहाँ पे पानी दिखता है, क्यों दिखता है वो देखना है। एक बार फिर से आप लोग को मैं याद दिला दूं कि नेक्स्ट लेक्चर 20 या 22 के बाद ही आ पाएगा, मैं वापस छत्तीसगढ़ में आऊँगा तो, ठीक है। और एक और चीज़ कि जैसे कुछ 2-3 लोगों ने शायद किसी लेक्चर में कमेंट किया था कि सर हम लोग आपको फ़ीस देना चाहते हैं, तो इस कोरोना काल में जिन भी लोग जो भी अपने खुशी से कुछ फ़ीस देना चाहता है अपने इच्छा से, तो वो दे सकता है, ठीक है। मैं अकाउंट डिटेल्स इस वीडियो में दे दूंगा, जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो लगता है ट्रांसफ़र करने में, तो जिनका इच्छा हो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ने फ्री बोला था क्लास अब चार्जेबल है, भाई मेरे चार्जेबल नहीं है क्लास। इस कोरोना काल में जिन लोग कुछ मदद करना चाहते हैं, मदद इन द सेंस आप फीस कुछ देना चाहते हैं अपनी खुशी से, तो आप दे सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप देना चाहते हैं, आपका मन हो तो ही आप दे सकते हैं। किसी पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि मेरे बात को गलत वे में नहीं लेंगे आप लोग। फीस देना नहीं देना अपनी जगह पे है। इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में सभी बहुत परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास चार्जेबल नहीं है चार्जेबल क्लास। जब मैं बोलूं कि भाई आप पैसा दोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा या प्राइवेट क्लास शुरू कर दूं, तो वो चार्जेबल वो कहलाता है, ठीक है, कि हाँ सर फीस ले रहे हैं। मैंने बस एक बात बोला, 1-2 लोगों ने ऑफ़र किया था, मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि हाँ भाई चलिए ठीक है, जिन लोग अपने खुशी से देना चाहें ना कि हाँ चलिए भाई सर को अपने मर्जी से जो भी ये देना चाहें, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे वो दे सकते हैं, जो भी अपने इच्छा से देना चाहें। तो मैं अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा, आगे के जो वीडियोस आएंगे इस वीडियो में भी दे दूंगा। तो आप लोग अपने इच्छा से जो भी इच्छा हो, जो देना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं देना चाहते हैं या जो भी है, भाई प्लीज़ कोई मेरे बात को आप लोग अदरवाइज़ मत लीजिएगा, इसमें मेरा खिंचाई मत करने लगेगा, आप भी सबके जैसा निकले, वो पैसा ऐसा नहीं है, कुछ चार्जेबल नहीं है। जो लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं कोरोना काल में उन लोग कर सकते हैं, परेशान तो सभी हैं, ठीक है। चलिए हो गया, 1-2 वीडियो में और बोलूँगा ताकि कोई मेरा खिंचाई नहीं करे। भाई ऐसा मत सोचना जो भी है कि पैसे वैसे का, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा या कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊँगा। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 80% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, वो भी मेन चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। ये लाइट हो जाएगा तो वो भी
थोड़ा सा कहानी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब होता क्या है कि पेड़ के सड़क के किनारे कहीं पे पेड़ रहता है, ये रहा वो पेड़, ठीक। अब गर्मी के दिनों में जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो हमारा जो ज़मीन है, धरती है, वो गर्म होने लगता है। ये सरफेस क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड के इतना एरिया में एयर है, हमारे पास क्या है, एयर, इतना एरिया में एयर है। तो अब एयर, इस पूरे एयर का टेम्परेचर सेम है, लेकिन मैं अगर यहाँ नीचे से थोड़ा सा गर्म कर दूं तो इतने दूर का जो एयर है वो गर्म हो जाएगा और इतने देर का ठंडा रहेगा। बात यह है कि ऊपर वाले का टेम्परेचर है उतना ही, लेकिन नीचे वाला गर्म हो गया तो हम ऊपर वाले को ठंडा बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। तो गर्म हो गया, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे जो आपका मीडियम का जो डेंसिटी है वो कम होते जाता है, मीडियम रेयर होते जाता है, विरल होते जाता है, ठीक है, जैसे इसे ऊपर बढ़ते। लेकिन अब यहाँ मैं अपोजिट कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए, एक है हॉट एयर, एक होगा कोल्ड एयर, ठीक है। तो हॉट एयर जो है उसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कण हैं, वो थोड़ा दूर दूर भाग जाते हैं, और कोल्ड एयर में थोड़ा पास पास रहते हैं इसके हॉट एयर के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा डेंसर कौन होगा, कोल्ड एयर ज़्यादा डेंसर रहेगा हॉट एयर के कंपैरिजन में, कोल्ड एयर ज़्यादा डेंसर रहेगा हॉट एयर के कंपैरिजन में। तो ये जब आपका ये जो ग्राउंड है जब ये गर्म होगा, ये जो आपका अर्थ का सरफेस है ये गर्म होगा, तो इससे कुछ ऊंचाई तक का जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और ऊपर वाले की डेंसिटी जितनी थी ज़्यादा थी वो ज़्यादा रहेगी। जहाँ मैंने लाइन पास पास बनाया है वो डेंसर मीडियम है। ये कहानी क्यों हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, कोल्ड एयर है, और ये क्या है, हॉट एयर है। ये नीचे हॉट एयर है क्योंकि ज़मीन गर्म है तो अपने पास की हवा को भी गर्म कर देगा। डेंसिटी वाला बात मैंने समझा दिया, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, हॉट एयर की डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है। अब क्या आपने इस हवा को ठंडा किया है जो सर आपने कोल्ड एयर लिख दिया? नहीं, ठंडा नहीं किया मैंने। एक आप लोगों ने वो सुना है ना कि भाई अगर खुद पास होना है, मतलब खुद अगर टॉप करना है तो दो तरीका है, या तो खुद ही बहुत पढ़ लो, या कुछ ऐसा करो कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पाए। बात समझ आ रही? तो पढ़ ही नहीं पाए, उसका कम नंबर आएगा तो अपने आप टॉप कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ इस पे कुछ नहीं किया गया, ये जो यहाँ जितना डेंसिटी उतना ही डेंसिटी यहाँ था। लेकिन जब ये सरफेस गर्म हुआ तो ये इसके पास का, इस सरफेस के पास का जो एयर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। इसके पास का जो एयर है वो गर्म हो गया तो हॉट एयर बन गया। और ये इसका टेम्परेचर तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है, तो इसके कंपैरिजन में ये गर्म हो गया तो ये हॉट एयर कहलाया। और चूंकि इसके कंपैरिजन में ये ठंडा है तो इसीलिए ये कोल्ड एयर कहलाया, ठीक है। ये गर्म हो गया तो मतलब जब ये गर्म हो गया भाई तो ऑटोमेटिकली ये ठंडा हो गया। जैसे मान लीजिए दो लोग सेम हाइट के थे, ठीक है। अब एक आदमी, ये सेम हाइट है दोनों, एक और लंबा हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, छोटा हो गया। इसको क्या बोलेंगे कि ये छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, लंबा हो गया। तो बात ये है, छोटा ये नहीं हुआ है, लंबा ये हुआ है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हम इसको बोलते हैं कि छोटा हो गया, हालांकि वो छोटा हुआ नहीं, वो उतना ही, ठीक है। समझिए, तो कोल्ड एयर, हॉट एयर, मतलब ये वाला क्या है, डेंसर है, और ये वाला क्या है, रेयरर है। एक सेकेंड, अब देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे
कि यहाँ से इस पेड़ से जो रे आता है, ऐसा रे आया, जो नीचे जो रे आ रहा है ना, उस रे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेता हूँ। यहाँ से जो रे आया ऐसा, अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। आपने लिया इसको ये नॉर्मल, तो इसको जाना किधर था, ये ऐसा आया, इसको जाना था इधर, यहाँ निकलना था इसको ऐसा कहीं। लेकिन ये क्या होता है, जब डेंसर से रेयरर आता है तो क्या होता है, मुड़ जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसा जाना था, इधर तो मुड़ेगा नहीं नॉर्मल के पास, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाता है। बात समझ आ रही है? ये क्या होगा, ये आया ऐसा, ऐसा आया, और ये मतलब कुछ इधर जाना था, ऐसा जाना था, तो ऐसा नहीं जाके, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल बनाया मैंने, ये नॉर्मल है, तो ये ऐसा जाना था, ऐसा नहीं जाके वो क्या होगा, इस पाथ से अपने थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, ऐसा टाइप से, ठीक है, ऐसा मुड़ जाता है, हमको दिखता है। बात समझ आ रही है? इधर नहीं जाता है। क्यों, उधर ही क्यों मुड़ गया सर, वहीं क्यों मुड़ा ये? तो वहाँ इसलिए मुड़ा क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में आया है, और जब भी डेंसर से रेयरर में आता है तो आपका जो रे है वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। और जब रेयरर से डेंसर में आता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बात समझ आ रही है? नॉर्मल की तरफ मुड़ता है कब, जब रेयरर से डेंसर में जाता है, और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर। ये बहुत ही, मतलब मैं बार बार इसी बात पे प्रेशर दे रहा हूँ, आप लोग अंदाजा लगाइए। अब आपको मैंने सिखाया था कि हमारे आंख में आया ये रे, तो हमारे आंख को इससे मतलब नहीं है कि ये रे कहाँ से कैसे घूम के आया। हमारा आंख क्या करेगा, वो हमारा आंख सीधा इसको पीछे खींचेगा, ऐसे 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 सीधा लाएगा ऐसा, और हमारे आंख को ये जो पेड़ है कुछ इधर दिख जाएगा, ऐसा थोड़ा सा ऐसा टाइप से दिखेगा। तो अब हमको क्या दिखा, इमेज दिखने लगा, परछाई दिखने लगा। परछाई बोल रहा हूं जैसे आप मिरर में देखते हैं उस टाइप से हमको दिखने लगेगा। भाई इसका परछाई यहां बन रहा है, तो वो कब होगा, कब होता है ऐसा, जब आप मिरर में देखते हैं तो हमको लगेगा, या पानी में भी तो दिखता है, तो हमको ये लगेगा कि भाई पानी है यहाँ। भाई परछाई, किसी भी परछाई, फिर बोल रहा हूं मैं, इमेज किसी भी चीज का, जैसे मिरर देखते हैं या आप पानी देखते हैं तो उसमें इमेज दिखता है, तो वैसे ही इसका इमेज यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इमेज दिखेगा तो ये क्या समझेगा, भाई रोड पे कोई मिरर तो रख के छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर पानी है, तभी हमको यहाँ पे उसका इमेज दिख रहा है। तो हमको पानी पानी दिखता है, जहाँ भी पेड़ रहे या कुछ छोटा सा पेड़ पौधा कुछ भी रहे तो ऐसा दिखता है। तो इसीलिए इसको आप मिराज बोलिए या माइरेज बोलिए, हिंदी में मरीचिका बोलिए। हम लोगों ने नोटिस किया, सभी ने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, गर्मी के दिनों में जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो काफ़ी दूर में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रोड पे पानी है, लेकिन आप पास पहुंचते हैं तो कोई पानी नहीं, फिर आगे दिखने लगता है पानी है। बात समझ आ रही है? तो वो इसी रीज़न के कारण है। रेगिस्तान में अगर आपको जाने का मौका मिले, मरुस्थल में, तो आप वहाँ देखेंगे, आपको प्यास लगेगी, आप दूर देखेंगे कि अरे वहाँ पानी दिख रहा है, लेकिन वो आँखों का धोखा है, वो पानी नहीं है, ठीक है, पानी वहाँ पे रहता नहीं है, वो आँखों का धोखा है सिर्फ। तो वो क्यों होता है, इस रीज़न के कारण। ये बहुत एकदम सटीक आप लोग याद रखेंगे, चूँकि गर्मियों के दिन में सूरज अर्थ के सरफेस को हमारे गर्म कर देता है, तो जब ये गर्म होगा तो हीट को रेडिएट करता है, हीट निकलता है, तो जब हीट निकलता है ना तो अपने आसपास के एयर को भी वो गर्म कर देता है, सरफेस के आसपास के जो एयर हैं वो गर्म हो जाएंगे। तो गर्म हो गया मतलब एयर कैसा हो गया, रेयरर हो गया। हॉट एयर कैसा रहता है, कम घना रहता है, और कोल्ड ऊपर वाला का तो टेम्परेचर उतना ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कोल्ड एयर कहलाएगा। और कोल्ड एयर का जो कोल्ड एयर कैसा होता है, हॉट एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर होता है, ठीक है, सघन होता है, ये विरल, ये सघन, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से इस पेड़ से, कुछ भी पेड़ और साइड में जहां भी आपको ऐसा दिखेगा ना, जहां भी पानी का आभास होगा वहां पेड़ पौधा या कुछ भी कुछ रेत का ऐसा ऊंचा सा उसके बगल में रहेगा, तभी उसके रिफ्लेक्शन से ही वो दिखता है। तो हमको क्या दिखता है, यहाँ से एक रे आया ऐसा, हमने यहाँ एक नॉर्मल बनाया, अब ये रे क्या ऐसा निकलेगा, नहीं, वो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। तो इसके पास रास्ता था ऐसा जाने का, ये इधर नहीं जाता है,
इधर मुड़ सकता है? नो, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, मतलब यहाँ जो अपना पाथ है उससे दूर ही मुड़ेगा, तो ये इधर मुड़ जाता है, जिसके कारण हमको हमारे आँख में रे एंटर किया ऐसे, पेड़ से आने वाला रे हमारे आँख में ऐसे एंटर किया। अब हमारे आँख को मतलब नहीं है कि ये कैसे घूम के आया है, वहाँ से घूम के, हमारे आँख को सीधा क्या दिखता है, हमारा आँख अपना इमेजिनेशन सीधा पीछे पीछे खींचा, उसको दिखेगा भाई पेड़ यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको ये सीधा सीधा दिखने लगता है इमेज, तो हमको लगता है वहाँ पानी है इसीलिए उस पर इमेज बन रहा है। बात समझ आ रही है? पानी है इसीलिए उस पर इमेज दिख रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिए, उसके और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे एक और छोटा सा एक एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ऐसा कुछ नली टाइप का रहता है, ठीक, ये कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट आया यहाँ, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, ऐसा 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 इधर निकल गया। तो ये क्या है कि लाइट टकरा के आ रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ही, आपने देखा होगा पाइप है वो काफ़ी अच्छा लाइट दे रहा है, पूरा चमक रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है। होता क्या है कि मान लीजिए कि इसका म्यू है, सपोज इसके लिए म्यू है 1.48 और इसके लिए म्यू है, अंदर में जो खाली जगह है उसके लिए म्यू है मान लीजिए 1.52, ठीक है, 1.52। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो आप उस टेबल से कंपेयर कीजिए कि किस में क्या होता है। तो आप देखिए लाइट कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, रेयरर मीडियम से ये डेंसर है ना, डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें टोटल, ये एग्जांपल हटा दीजिए अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने लाइट बाहर जाने के बजाय अंदर ही मुड़ने लगता है, तो लाइट हमको एकदम चमकीला दिखता है। इसको बस ऐसे ही नॉर्मली बता दिया है मैंने। बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप लोग सारे एप्लीकेशंस एक बार खुद से देख लीजिए, ठीक है। और फिर से बोल दूं भाई कि एक दो लोगों ने मैसेज किया था फीस के लिए, इसीलिए मैंने बोल दिया कोरोना काल भी है। जिन लोग अपने खुशी से, एकदम सीधी सी बात है, एकदम इसमें कोई वो नहीं है कि जो अपने खुशी से अपने मर्जी से कुछ फीस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। अब इसके लिए मेरे खिंचाई करने की जरूरत नहीं कि सर आपने बोला था फ्री है, ये है वो है। ठीक है भाई, फ्री ही है, ठीक है, चार्जेबल नहीं है, क्लास चार्जेबल नहीं है। मेरे शब्दों पे ध्यान दें, जिन लोग अपने खुशी से देना चाहते हैं कुछ भी फीस, अपने खुशी से जो इच्छा हो, तो वो फीस वो दे सकते हैं। इस कोरोना काल में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका 20 या 22 के बाद आएगा, पहले से बता दे रहा हूँ, 20 या 22 के बाद, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि थोड़ा कंडीशन यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 12th का भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसका भी कोशिश करना है अपलोड करो। बच्चे लोग भी लगे हुए हैं सर, उन लोग तो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो मैं टेलीग्राम दे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, और अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ जिन लोग इच्छुक हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलते हुए अजीब लग रहा है इसलिए क्योंकि कोई मेरे बात को गलत वे में नहीं ले जाए प्लीज़। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, अब वीडियो देखने के लिए तो लगभग व्यू तो काफ़ी रहता है, लेकिन लाइक जो रहता है ना वो बताता है कि कितने लोग आपके पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे पिछला वीडियो था तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाइक होगा, मतलब कुछ 50 लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं पढ़ाई को। तो मेरे ख्याल से वो तो
अब उनको भाई अपने मर्जी से देना हो या नहीं देना हो, वो तो नहीं खिंचाई करेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जिन लोग कर सकते हैं, जिनके मन में आए कि सर आप तो बोले थे फ्री, उनसे हाथ जोड़ के भाई मेरे बात को गलत वे में लेने का नहीं है। आपकी इच्छा है, मर्जी है तो आप दीजिए, बस इच्छा की बात है। आप चाहते हैं कुछ फीस देना तो आप दीजिए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैंने ये बोला। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।